आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मीडिया सिर्फ खबरें नहीं दिखाता, बल्कि कई बार इतिहास और किरदारों को अपने हिसाब से घड़ भी देता है। और आज की हमारी इस चर्चा के केंद्र में है मुंबई के सबसे पहले डॉन माने जाने वाले हाजी मस्तान। मैं उन चीजों की स्मगलिंग करता हूं जिनकी इजाजत सरकार नहीं देती, लेकिन मैं उन चीजों की स्मगलिंग कभी नहीं करता जिनकी इजाजत मेरा ज़मीर नहीं देता। बॉलीवुड की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का ये फेमस डायलॉग हाजी मस्तान के उसी रोमानी और उसूलों वाले लीजेंड को बयां करता है जो सालों से हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन जरा सोचिए, इस उसूलों वाले माफिया डॉन की छवि में असलियत कितनी थी और मीडिया का बनाया हुआ तिलिस्म कितना था। आज हम इसी लार्जर देन लाइफ शख्सियत को डिकोड करेंगे, देखेंगे कि कैसे पत्रकारिता और सिनेमा ने मिलकर एक पूरी की पूरी क्रिमिनल एंटरप्राइज को बिल्कुल साफ सुथरा बनाकर पेश कर दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बॉलीवुड गैंगस्टर मिथ की। मीडिया ने जो पर्सोना बनाया और जो असलियत थी, उसके बीच का अंतर वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ मैगजीन्स और फिल्मों ने उन्हें एक खूंखार अंडरवर्ल्ड बॉस और वायलेंट गॉडफादर की तरह पेश किया, लेकिन असलियत क्या थी? वो एक साइकिल मैकेनिक और डॉग पोर्टर थे, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी पर गोली नहीं चलाई। अब देखते हैं एक स्मगलर की असलियत। अगर हम उनके सफर पे नजर डालें तो 1926 में तमिलनाडु की घोर गरीबी में पैदा हुए मस्तान 1934 में मुंबई आए। यहाँ एक साइकिल की दुकान पर काम किया, फिर 1944 में बॉम्बे डॉक्स पर कुली बन गए, जहां से उनकी किस्मत ने असल पलटी मारी। और अंततः 1975 में इमरजेंसी के दौरान उन्होंने जेपी नारायण के सामने सरेंडर किया। मतलब गरीबी से लेकर एक बड़े स्मगलिंग नेटवर्क तक का सीधा सीधा सफर। मस्तान ने जिस चीज का सबसे ज्यादा फायदा उठाया वो था भारत का लाइसेंस परमिट राज। सरकार के सख्त नियम और भारी इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से विदेशी सामानों का एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट बन चुका था। मस्तान ने इसी का फायदा उठाया और दुबई जैसी जगहों से सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स की भारी स्मगलिंग शुरू कर दी। लेकिन काम करने का तरीका एकदम अलग था। सड़कों पर कोई खून खराबा नहीं, ये पूरी तरह से लॉजिस्टिक्स और रिश्वत का खेल था। वो हज यात्रियों के कपड़ों और हेडबैंड्स में सोना छुपाते, तटीय स्मगलरों से हाथ मिलाते, और जो भी ईमानदार कस्टम अधिकारी रास्ते में आता उसे या तो भारी रिश्वत देते या फिर उसका ट्रांसफर करवा देते। और ये नंबर देखिए, 0 यानी 0। मुंबई अंडरवर्ल्ड पर लगभग 20 साल राज करने के बावजूद हाजी मस्तान के रिकॉर्ड पर हत्या का एक भी चार्ज नहीं था, बिल्कुल 0। तो फिर सवाल उठता है, जर्नलिस्टिक फिक्शन और उनका इतना महिमा मंडन हुआ कैसे? अगर उन्होंने गोलियां नहीं चलाई तो वो इतने खूंखार कैसे कहलाए? जरा इस पर्सोना प्लेबुक पर गौर कीजिए। बेदाग सफेद डिजाइनर सूट, सफेद जूते, इंपोर्टेड 555 ब्रांड की सिगरेट, एक मर्सिडीज बेंज, एक सिग्नेचर हरी फियाट कार और अपना खुद का जनता दरबार लगाना। मस्तान और मीडिया ने मिलकर इन प्रॉप्स का इस्तेमाल किया ताकि जनता के बीच एक बेहद ताकतवर और स्टाइलिश शख्सियत का आभास पैदा किया जा सके। इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है राज कपूर वाला किस्सा। महान फिल्म निर्माता राज कपूर की नशे में लड़खड़ाने की एक तस्वीर मैगजीन्स ने छाप दी, और दावा क्या किया गया कि बॉलीवुड का इतना बड़ा सुपरस्टार डॉन के सामने झुककर सलाम कर रहा है। यह सरासर एक मनगढ़ंत कहानी थी जो सिर्फ मस्तान के रसूख को बढ़ाकर मैगजीन्स की बिक्री बढ़ाने के लिए रची गई थी। पत्रकार साजिद रशीद का ये कथन पूरी बात साफ कर देता है। मस्तान ने खुद कभी इन सनसनीखेज कहानियों को गलत नहीं बताया। क्यों? क्योंकि इन झूठी कहानियों ने उन्हें डर और सम्मान की एक ऐसी शानदार ढाल दे दी थी जो बिना किसी बंदूक के उनके लिए बेहतरीन काम कर रही थी। लेकिन इस ग्लैमर के पीछे काला सच छिपाया जा रहा था। सफेद सूट और बॉलीवुड की दोस्तों की चकाचौंध में मीडिया क्या अनदेखा कर रहा था। दरअसल जब मस्तान की तथाकथित उसूलों वाली स्मगलिंग की तुलना दाऊद इब्राहिम जैसे बाद के डॉन्स की क्रूर हिंसा, एक्सटॉर्शन और ड्रग्स से की गई, तो प्रेस ने मस्तान को एक तरह का फ्री पास दे दिया, मानो वो कोई क्रिमिनल थे ही नहीं। हकीकत ये थी कि जब तक वो ड्रग्स या हथियारों का व्यापार नहीं कर रहे थे, उनके इस विशाल आपराधिक कारोबार के भयंकर आर्थिक नुकसान को बस कालीन के नीचे छिपा दिया गया। मीडिया और जनता दोनों ही उनकी दौलत, उनकी फिल्मों की फाइनेंसिंग और उनके मशहूर दोस्तों के ग्लैमर में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। और जब वो राजनीति में आए तो वो भी कोई समाज सेवा नहीं थी। दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ बनाना, हाशिए पर पड़े लोगों की लड़ाई कम और इमरजेंसी के दौरान 18 महीने जेल काटने के बाद खुद को बचाने का एक पीआर स्टंट ज्यादा था। ये बस अपने पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हासिल करने का एक तरीका था। आइए अब फैक्ट्स और मीडिया फिक्शन को एक साथ रखकर देखते हैं।
इस पूरे तिलिस्म की असली विरासत क्या रही? दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन किरदार को इंस्पायर करने से लेकर अंडरवर्ल्ड के लिए एक नया पीआर टेम्पलेट सेट करने तक, मीडिया ने यह साबित कर दिया कि एक अपराधी भी बड़ी आसानी से सामाजिक सम्मान खरीद सकता है। और एक अच्छी चटपटी कहानी के लिए मीडिया खुद अपराध को साफ सुथरा बनाने को तैयार रहता है। अंत में मैं आपके सामने ये सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर मीडिया एक उम्र भर के स्मगलर को इतने आराम से एक चहेता कल्चरल आइकॉन बना सकता है, तो जरा सोचिए और कितने लोगों का इतिहास सिर्फ एक आकर्षक हेडलाइन के लिए दोबारा लिखा गया होगा। अगली बार जब आप किसी लार्जर देन लाइफ शख्सियत की कोई कहानी पढ़ें तो इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ